दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे और पार्ट 2 पे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा का इतिहास एवं पृष्ठभूमि उसकी। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए दोस्तों, अब से पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर सिलेबस को समझेंगे तब जल्दी से समझ आ जाएगा। उसके बाद सिलेबस के पैटर्न को जानिए। और पार्ट 1 में अभी हमने केवल थ्योरी उसकी कंप्लीट की है, अभी हमने ना तो रिवीजन किया है ना क्वेश्चनिंग की है उसकी। ठीक है, वो भी हम करेंगे, लेकिन आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिसमें देखेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विकास और संवैधानिक दायित्व क्या थे, यानी कि विशेष शिक्षा का पहले क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, किस तरीके से इन बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के अधिकार का कानूनी किस तरीके से किया गया है इनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम दिव्यांगजन व्यक्तियों की बात करें। दोस्तों पहले क्या होता था, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो इन लोगों को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था, यानी कि किसी भी रूप से सामान्य रूप से इन्हें स्वीकार नहीं करते थे। नकारात्मक दृष्टिकोण रहता था, उन्हें दोषपूर्ण व्यक्ति समझते थे और क्या करते थे कि अपने से अलग रखते थे। तो पहले का अगर हम बात करें तो इनके लिए एक अलग प्रकार का अनोखा विचारधारा बना रखी थी कि हम सामान्य है और ये हमसे अलग है। तो इनके लिए क्या दोस्तों, एक अलग सामाजिक रूप से ये स्वीकार नहीं करते थे लोग पहले इन्हें, और यहाँ तक कि एक बीमारी के रूप में इस स्थिति को जाना जाता था कि ये क्या है, एक बीमारी है। कुछ लोग इसको बुरे कर्मों का पाप समझते थे, कुछ लोग बुरे कर्मों का फल समझते थे कि मैंने किसी पिछले जन्म में बुरे कर्म किए इसलिए इस बच्चे को ये दोष प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पहले इस तरीके की विचारधारा बनी हुई थी हमारे व्यक्तियों की, हमारे समाज की अगर हम बात करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। वही देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, क्या हिस्ट्री रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय इनके लिए समाज से अलग रहने का कानून बनाया। दोस्तों एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप प्रत्येक क्षण को नोट करते रहे, और जिसने भी ये बदलाव किए हैं विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए दोस्तों, तो आप उनके नाम लिखते रहे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा पूरा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, लेकिन इसमें ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनेंगे, 12वीं शताब्दी में किसने या किस राजा ने समाज से अलग रहने का कानून बनाया, किसने समाज से अलग रहने का प्रावधान दिया था, तो राजा हेनरी ने दिया था। ठीक है, तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप नोट करते रहे उस चीज को। ठीक है, 12वीं शताब्दी में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पहले के लोग इन्हें अपने से अलग रखते थे, यानी कि परिवार में नहीं रखते थे, दूर रखते थे, एक बीमारी समझते थे, दोषपूर्ण व्यक्ति समझते थे। ठीक है, सोचते थे ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, और अपशब्द यूज करते थे, यानी कि इनकी एक ऐसी स्थिति को, दिव्यांग स्थिति को अपशब्द के रूप में यूज करते थे। उसके नाम से ना बुला करके उसकी स्थिति जो है उस चीज से उसको पुकारते थे। ठीक है, तो राजा हेनरी ने 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने इनके लिए समाज से अलग रहने का कानून बनाया, ताकि क्या है वे अपने जैसे व्यक्ति के साथ एक सुरक्षित वातावरण में रह सके। ठीक है दोस्तों, कब बनाया, 12वीं शताब्दी में राजा द्वितीय हेनरी ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 16वीं शताब्दी यानी कि 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में पोप ग्रेगर ने अपने धर्मोपदेश के दिव्यांगों की सेवा करने का उपदेश दिया। ठीक है, यानी कि सेवा करने का उपदेश दिया। पोप ग्रेगर जो थे दोस्तों अपने धर्मों को बहुत मानते थे। ठीक है, आदर्शवादी थे ये। तो इन्होंने इनका एक आश्रम टाइप का था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने धर्मयानियों में जितने भी वहां आश्रम में व्यक्ति रहते थे उनको एक उपदेश दिया, एक उद्देश्य अपने रूप में स्वीकार किया, उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया कि हम सभी जन क्या करेंगे, दिव्यांग जन व्यक्तियों की सेवा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने धर्मोपदेश में दिव्यांगों की सेवा करने के लिए उपदेश दिया था। कब दिया था, 16वीं शताब्दी में, यानी कि जगह जगह से जहां भी दिव्यांगजन व्यक्ति है उनको आश्रम में लाया जाए और उनकी सेवा की जाए, या फिर उनके घर जाकर जिस स्थान पर वे जीवन यापन कर रहे हैं वहां जाकर उनको जितनी हो सके सुविधाएं पहुंचा सके, सेवाएं प्रदान करा सके। तो ये 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगर ने किया था। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगों की सेवा करने का उपदेश
दिया था। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन में क्या हुआ दोस्तों, इनको बुरी आत्मा का प्रकोप मानते थे। ठीक है दोस्तों, बुरी, जबकि प्राचीन काल में तो क्या किया करते थे कि दोषपूर्ण व्यक्ति मानकर उनको मार दिया करते थे ढंग से। लेकिन मध्यकालीन में क्या हुआ कि एक, अगर हम बात करें तो एक भ्रमित होना व्यक्तियों का, कि इस भ्रम में रहते थे कि ये हमारे बुरे कर्मों का फल है, या आत्मा का कोई प्रकोप है, या भूत है, मतलब हमेशा एक नकारात्मक दृष्टिकोण से इन व्यक्तियों को देखा जाता था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में रेने स्कॉट ने इनके सीखने की बात की और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डी लियोन ने पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ, उपदेश दे दिया गया, जहां पर दिव्यांगों की एक जगह रहकर एक आश्रम में क्या करने लगे, सेवा करने लगे। उसके बाद ये विचार आया कि ये लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, रेने स्कॉट ने इनके सीखने की बात की। ठीक है, और सीखने की बात की, कार्यक्रम लागू किए श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो पर्सन है हमारे, उन व्यक्तियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डी लियोन ने पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया 17वीं शताब्दी में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 18वीं शताब्दी में रूसो लोग इनके लिए मानवीय इलाज का प्रारंभ किया। यानी कि लोग ये समझते थे ना, मानवीय इलाज का मतलब है इनकी जो स्थिति है किसी प्रकार से कम की जा सके, सुधारा जा सके, इसको मानसिक रूप से है तो मानसिक रूप से इसको सुधारा जा सके, शारीरिक रूप से है तो शारीरिक रूप से सुधारा जा सके। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्यांगता है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सके, एक इलाज के रूप में इन्होंने मानवीय इलाज का प्रारंभ किया। किसने, रूसो लोग ने किया था मध्यकालीन इतिहास में। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, प्राचीन में क्या था, मध्यकालीन में क्या था, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, आपको पूछ सकते हैं कि 18वीं शताब्दी रूसो किस काल में इन्होंने मानवीय इलाज का प्रारंभ किया, तो आपको पता होना चाहिए मध्यकालीन इतिहास में इन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कार्यक्रम, इनको शिक्षण प्रशिक्षण देना स्टार्ट हुए, कार्यक्रम योजना बनाई, आश्रम में इनके लिए सिखाने लगे, जैसे कि डी लियोन ने इनको क्या करा, पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद मानवीय इलाज का प्रारंभ किया। अब वर्तमान काल में क्या हुआ दोस्तों, देखिए, दिव्यांगों को प्रशिक्षण का कार्य मार्क इटार्ड ने प्रारंभ किया। उसके बाद ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो मार्क इटार्ड है, इन्होंने क्या करा, एक जंगल में गए। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी है, अगर हम बात करें एक तरीके से, तो इटार्ड ने क्या करा, वर्तमान काल की बात है ये, जबकि अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के बाद की बात है। 19वीं शताब्दी के पहले और 18वीं शताब्दी के बाद जो बीच का रहता है, उस समय इन्होंने एक जंगल में गए, 11 वर्षीय बच्चे को देखा, ना बोल सकता था ना सुन सकता था, वह ऐसी प्रतिक्रिया करता था जैसे कि जानवर करता है, क्योंकि वह उस वातावरण में रहता था, जबकि वह एक मनुष्य, एक मानव, एक व्यक्ति था। उसके बाद उन्होंने उसको ले जाकर क्या करा, एक सही जगह घर में रखा। वह धीरे धीरे उसने उस आवाजें सुनी, आवाजों को पहचाना, बोलना सीखा। इस प्रकार से वह सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करने लगा। तब इटार्ड और मार्क के दिमाग में ये आया, हो सकता है इनको अगर ऐसा वातावरण दिया जाए, समाज से जो हम अलग रखते हैं, इनको एक साथ रखा जाए, इंक्लूड किया जाए। तब इन्होंने क्या करा दोस्तों, 19वीं शताब्दी में देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में मानसिक मंद व्यक्तियों की शिक्षा हेतु प्रचलित इडियट्सी इट्स ट्रीटमेंट एंड साइकोलॉजिकल मेथड 1886 में ये करी थी। किसने, सेगविन मार्क इटार्ड के कार्यों में, इन्होंने 1886 में ये प्रचलित हुई, या फिर हम कह सकते हैं ये बुक प्रकाशित हुई। ठीक है, अब इसमें क्या था दोस्तों कि दिव्यांग जो हमारे बौद्धिक असक्षम व्यक्ति हैं, उन बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए किस तरीके से हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, कब हुई ये बुक, ये बुक का नाम आप याद रखना। ठीक है, और बुक का नाम याद रखेंगे, सन याद रखेंगे आप, ये तो है 1900 शताब्दी में हुई। ठीक है, और ये क्या है, 1886 में ये प्रकाशित हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, 19 शताब्दी की बात है, 1886 में ये बुक प्रचलित हो गई, यानी कि प्रकाशित हुई। और इसमें ये था कि दिव्यांग बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए किस तरीके से हम शिक्षण प्रशिक्षण दे सकते हैं। सन याद रखना है आपको, शताब्दी याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक, फिर है दोस्तों सेगविन मार्क इटार्ड के कार्यों में मॉन्टेसरी ने विशेष शिक्षा योग्य बच्चों पर कार्य किया, यानी कि 19वीं शताब्दी में
काल में चल रहा है ये सब, यानी कि जो अगर हम याद रखना मध्यकालीन और वर्तमान काल, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में ही सेगविन मार्क इटार्ड ने के जो मार्ग और इटार्ड जो कार्य कर रहे थे इन बच्चों को पढ़ाने का, प्रशिक्षण का, ठीक है, उनके दिमाग में आया जब 11 वर्षीय बच्चा उस वातावरण में था जानवरों के साथ, तब वह क्या है, किसी प्रकार का ना कोई सामाजिक व्यवहार था, ना बोलना, ना सुनना, जानवरों की तरह चलना, ये सारी चीजें तो उन्होंने जैसे ही वातावरण बदला उसका और वह उसमें व्यवहार में परिवर्तन आया। तो इसी प्रकार से क्या सेगविन इटार्ड जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ कार्य कर रहे थे, उसी समय मॉन्टेसरी ने, जो कि इटली की रहने वाली है, इन्होंने विशेष शिक्षा योग्य बच्चों पर कार्य किया, यानी कि विशेष शिक्षक के रूप में विशेष शिक्षा योग्य बच्चों, यानी कि विशेष शिक्षा योग्य का मतलब है यहाँ जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता थी उन पर कार्य किया। फिर देखिए दोस्तों, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, यूरोप में व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम हुए और प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका में बुद्धि की जांच प्रारंभ हुई। यानी कि क्या है दोस्तों, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, यूरोप में व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम क्या हो गया कि बच्चों को इंडिविजुअली क्या करने लगे, उनके साथ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया शैक्षणिक प्रशिक्षण का, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका में बुद्धि की जांच प्रारंभ हुई। कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका में हुई थी। प्रथम जांच यानी कि प्रारंभ हो गई, यानी कि जांच करना शुरू हो गया था, बुद्धि की जांच की गई थी, और कब? वर्तमान काल में हुई, ठीक है। उसके बाद 1784 में विलियम टाइनिंग ने पेरिस में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की। किसने की दोस्तों? 1784 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, नोट करते रहो क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें ज्यादातर कोई सन मिस नहीं करी है, ताकि आपकी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं 1784 में विलियम टाइनिंग ने पेरिस में, यानी कि कब? अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रथम विद्यालय कौन सा था, कौन सी सन में था, स्थापना कब हुई, वो पूछ सकते हैं। तो 1784 में विलियम टाइनिंग ने पेरिस में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये देखिए, प्रथम विद्यालय की स्थापना की गई थी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, और किसमें? पेरिस में हुई थी। किसने की थी? विलियम टाइनिंग, ठीक। उसके बाद 1816 और 1863 में आवासीय रूप से व्यवस्था होहान ग्रेविन ने की, यानी कि इन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, यानी कि अगर हॉस्टल अगर हम बात करें तो 1816 और 1863 में आवासीय रूप से व्यवस्था होहान ग्रेविन ने की। इसके पश्चात ओवी हेनरी के प्रयासों से AAMR की स्थापना की गई, अमेरिकन एसोसिएशन रिटार्डेशन की स्थापना हुई। उसके बाद 1870 में शिक्षा नीति, जिसे फार्स्टीज एक्ट का निर्माण हुआ, यानी कि शिक्षा नीति भी जिस शिक्षा नीति एक बनाई गई जिसे फार्स्टीज और एक्ट का निर्माण किया गया, फार्स्टीज बोलते थे उसे, ठीक है, निर्माण हुआ। 1880 में विशिष्ट कक्षा का प्रारंभ हुआ है। इसका परिणाम अच्छा रहा, यानी कि ये सारी चीजें करने के बाद धीरे धीरे बच्चों को आश्रम में वहां सिखाने लगे, स्कूल खुल गए पेरिस, जर्मनी और इंग्लैंड, फ्रांस में। उसके बाद बुद्धि की जांच होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्यक्तियों के दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अगर विशेष आवश्यकता की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल और आवास खोल दिए गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, AAMR की स्थापना हो गई। 1870 में शिक्षा नीति भी बन गई इनके लिए। फिर कह रहे हैं 1880 में विशिष्ट कक्षा का प्रारंभ हुआ, यानी कि विशेष कक्षा जिसमें केवल विशेष शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष तकनीकों और विशेष विधियों के द्वारा प्रशिक्षण देना प्रारंभ हुआ, और जिसका परिणाम क्या हुआ, बहुत अच्छा रहा। फिर 1963 में FWMR की स्थापना हुई, 1965 में हुई, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा करने के लिए संसाधन जुटाना एवं दृष्टि अक्षमों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया? 1965 में, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा करना एवं संसाधन जुटाने के लिए एवं दृष्टि असक्षमों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना शुरू कर दिया या शुरू हो गया था। फिर कह रहे हैं दोस्तों 1970 में प्रमुख उपलब्धियों में PL
112 में क्या हुआ, संशोधन हुआ इनका। फिर कह रहे हैं कि संशोधन द्वारा एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट को पास किया गया 1996 में। आईडी एक्ट बना, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक्ट बना। उसके बाद 1990 में अमेरिकन एसोसिएशन डिसेबिलिटी एक्ट बना, ठीक है। डिसेबिलिटी एक्ट बना जिसमें असक्षम व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकार संबंधी कानून एवं उनकी नागरिक संबंधी, यानी कि उनको एक राष्ट्रीयता दी जाए, नेशनलिटी दी जाए, उनके लिए अधिकार दिए जाए, उनके लिए कानून बनाया जाए। तो वो कब बना दोस्तों, 1990 में। याद रखना, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। 90 में बना और उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। 1984 में भारत सरकार में बौद्धिक असक्षम बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के संसाधन जुटाने के लिए NIMH की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों NIMH की, 1984 में की गई थी भारत सरकार में। देखिए दोस्तों, सन में मत जाना क्योंकि मैंने ना थोड़ा आगे पीछे हो गया था। मैं केवल वे आपको समझाना चाह रही हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, या जो पूछ सकता है हिस्ट्री में, यही सारी चीजें। तो 1984 में भारत सरकार में बौद्धिक असक्षम बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संसाधन जुटाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटली हैंडीकैप की स्थापना की गई। उसके बाद भारत ने 1985 ईस्वी में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI का गठन किया। 1997 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट हुआ कि 1 लाख दिव्यांग गामा अक्षमता के दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे सुधार आता गया और हमारे जो दिव्यांगजन व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति और एक सामाजिक व्यक्ति राष्ट्रीय नागरिकता प्राप्त हुई और सामान्य व्यक्ति की तरह एक समावेशी समाज उपलब्ध हुआ। उनको समावेशी समाज में सम्मिलित किया गया जिसमें ना तो कोई विशेष है ना कोई सामान्य, सबको एक जैसे नजर से यानी कि समावेशी दृष्टिकोण से देखा गया। समावेशी वातावरण, समावेशी स्कूल, समावेशी समाज को दिया गया और उसमें उनको सम्मिलित किया गया। दोस्तों, उनके अधिकारियों को अधिकार बने, उनके कानून बने, जैसे कि बहुत सारे हमारे एक्ट बन रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे दोस्तों कि कब, किसने, किस सन में हुआ, किस शताब्दी में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, कि हमने सबसे ज्यादा इसमें सन बुक हो गई, कब RCI या NIMH का स्थापना की गई थी, या कौन सा प्रथम विश्व सबसे पहले कौन सा विद्यालय खोला गया, ठीक है, कौन सा, या फिर इसमें ये हो जाएगा कि कब धर्मोपदेश दिए गए, दिव्यांगों की सेवा किसने दिया, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो दोस्तों। नेक्स्ट पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज पे बात करेंगे, दिव्यांगता के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए, जो मेरे DED वाले स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी DED कर रहे हैं अभी, तो दोस्तों उनके लिए मैं क्लासेस जल्दी अपलोड कर दूंगी, परेशान ना हो दोस्तों। और बाकी हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, अभी हमने थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, इसमें से क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।